ये जो है मार्च मंथ का जो करंट अफेयर है ये, और ये पूरे एक महीने का करंट अफेयर इसके अंदर है। देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक है। तो समान नागरिक संहिता हो गया, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है डीपीएसपी के अंदर। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश के नागरिकों के लिए उत्तराधिकार और विरासत के लैंगिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से तटस्थ आधार की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र से उत्तर की मांग की है। इस जनहित याचिका के बारे में जानते हैं। ये विगत 3 महीने में समान नागरिक संहिता के तहत शामिल किए जाने वाले विभिन्न विषयों में कुछ को समाहित करने वाले मुद्दों पर दायर चौथी जनहित याचिका है। पूर्ववर्ती 3 जनहित याचिकाएं जो है समान दत्तक ग्रहण कानून, समान विवाह विच्छेद और भरण पोषण और गुजारा भत्ता कानूनों तथा विवाह के लिए एक समान लैंगिक रूप से निरपेक्ष न्यूनतम आयु से संबंध मुद्दों से संबंधित था। देखो, भारत में व्यक्तिगत कानूनों का विधान है। गवर्नेंस ऑफ पर्सनल लॉ ऑफ इंडिया। भारत में वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदाय व्यक्तिगत कानून के तंत्र के द्वारा शासित किए जाते हैं। यह कानून मुख्य रूप से निम्नलिखित के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं: विवाह और विवाह विच्छेद, अभिरक्षा और संरक्षत्व, दत्तक ग्रहण, गोद लेना और भरण पोषण, उत्तराधिकार और विरासत। हिंदू व्यक्तिगत कानून पर 4 अधिनियम में संहिताबद्ध है: हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षत्व अधिनियम एवं हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम। इन कानूनों में हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध भी सम्मिलित किए गए हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून वास्तव में संहिताबद्ध नहीं है और ये उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून वास्तव में संहिताबद्ध नहीं है और उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। पूर्वोत्तर में 200 से अधिक जातियों के अपने विविध प्रथागत कानून हैं और संविधान नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में स्थानीय रीति रिवाजों के संरक्षण का प्रावधान करता है। यहाँ तक कि संशोधित हिंदू कानून भी संहिताकरण के बावजूद प्रचलित प्रथाओं का संरक्षण करता है। वर्तमान में गोवा जो है ये समान नागरिक संहिता वाला भारत का एकमात्र राज्य है। वर्तमान में जो गोवा है वो एक समान नागरिक संहिता वाला भारत का एकमात्र राज्य है। वर्ष 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता, जो वर्ष 1961 में भारत द्वारा गोवा के विलय किए जाने के उपरांत भी कार्यान्वित है, गोवा में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, भले ही उनका धार्मिक और निर्जातीय समुदाय कुछ भी हो। हालांकि पुर्तगाल संहिता पूर्णतः समान नागरिक संहिता नहीं है, लेकिन उसमें कुछ प्रावधान धार्मिक आधारों पर किए गए हैं। सबसे विवादित उपबंध यह है कि यदि पत्नी 25 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे को या 30 वर्ष की आयु तक लड़के को जन्म देने में विफल रहती है तो हिंदू पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। यानी कि गोवा में जो समान नागरिक संहिता के अंदर एक सबसे कॉन्ट्राडिक्टियल उपबंध ये है कि अगर कोई स्त्री जिसकी आयु 25 वर्ष हो और वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देती है, या 30 वर्ष की हो और किसी भी पुत्र बच्चे को जन्म नहीं देती है, तो उसमें जो है हिंदू पुरुष के द्वारा वो विवाह कर सकता है, हिंदू पुरुष द्वारा दूसरा विवाह वो कर सकता है। तो समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में देखिए। समान नागरिक संहिता ऐसे एकल कानून को संदर्भित करती है जो भारत के सभी नागरिकों पर उनके व्यक्तिगत मामले जैसे कि विवाह विच्छेद, अभिरक्षा, दत्तक ग्रहण, विरासत के संदर्भ में लागू होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर पारस्परिक संबंधों और संबंधित मामलों को शासित करने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कानूनों के तंत्र को प्रतिस्थापित करना है। संविधान का अनुच्छेद 44 ये प्रावधान करता है कि राज्य संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य की नीति निर्देशक तत्व में से एक है, जैसा कि अनुच्छेद 37 में परिभाषित किया गया है। ये तत्व न्यायपरक नहीं है, परंतु इनमें निर्धारित किए गए सिद्धांत शासन के मूलभूत तत्व हैं, जैसे कि विशिष्टता है, समान नागरिक संहिता के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क कौन से हैं और समान नागरिक संहिता के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क कौन कौन से हैं। यदि भारतीय कानूनी प्रणाली को सरल करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भारतीय कानून प्रणाली को सरल करती है। वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर निर्मित किए गए भिन्न कानून जैसे कि हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, अन्य कानून को सरल करती है। विवाह समारोह, विरासत, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण से संबंधित जटिल कानूनों को सरल करती है तथा उन्हें सभी के लिए एक जैसा बनाती है। इसके चलते समान सिविल कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा, भले ही उनका धर्म संप्रदाय कुछ भी हो। भारतीय कानून अधिकतर सिविल मामलों में एक समान संहिता का पालन करता है। जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता,
माल विक्रय अधिनियम, संपत्ति अंतरण और अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम। राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए हैं और इसलिए कुछ मामलों में इन धर्मनिरपेक्ष सिविल कानूनों के अंतर्गत भी विविधता विद्यमान है, इसलिए यह समान नागरिक संहिता व्यवहार्य नहीं है। संसद की विधायी शक्ति। उच्चतर न्यायपालिका की कई न्यायिक घोषणाओं ने किसी न किसी रूप से समान नागरिक संहिता का पक्ष लिया है। संसद को व्यक्तिगत कानून पर अनन्य अधिकारिता प्राप्त नहीं है। यदि संविधान निर्माताओं का आशय समान नागरिक संहिता का रहा होता तो उन्हें इस विषय को संघ सूची में शामिल करके व्यक्तिगत कानून के संबंध में संसद को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान किया होता, परंतु व्यक्तिगत कानून का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985। शीर्ष न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि शाह बानो इद्दत की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। सरला मुदगल बनाम भारत संघवाद। सरला मुदगल बनाम भारत संघवाद 1995। शीर्ष न्यायालय ने संसद द्वारा ऐसी समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की आवश्यकता को दोहराया था जो कि विचारधाराओं के आधार पर उत्पन्न होने वाले विरोधाभास का निराकरण कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक सिद्ध हो सकती है। समान नागरिक संहिता और मूल अधिकार। तो देखिए, समान नागरिक संहिता जो है लैंगिक आधार पर एक न्याय देता है। अधिकतर धार्मिक और प्रचलित व्यक्ति कानून पुरुषों के पक्ष में झुकाव रहता है, इसलिए व्यक्ति कानून न केवल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता और गरिमा अधिकार का उल्लंघन करते हैं, अपितु सत्तात्मक रूढ़िवादी विचार को भी मजबूत करते हैं। इसलिए लैंगिक समानता लाने के लिए समान नागरिक संहिता का होना जरूरी है और धर्मनिरपेक्ष राज्य को व्यक्ति कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समान नागरिक संहिता को कई लोगों के द्वारा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदान किए गए गारंटी युक्त मूल अधिकारों, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार, अनुच्छेद 226 धर्म के मामले में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने मामले में प्रबंधन का अधिकार, ये सबसे जो है स्वतंत्रता थी। लेकिन संहिता समय की मांग है और धर्म और व्यक्ति कानून पृथक पृथक मांग है। ऐसे SR बोमई बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास का मामला है और उसमें धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को केवल राज्य द्वारा कानून बनाकर ही विनियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 29 था जिसमें कि विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण का अधिकार के विपरीत माना जाता था। अनुच्छेद 25 लोक स्वास्थ्य और नैतिक और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है, परंतु अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी समूह की स्वतंत्रता को अन्य मूल अधिकारों के अधीन नहीं किया जा सकता। समान नागरिक संहिता देश की विविधता, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है, विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए पृथक पृथक कानून सांप्रदायिकता को जन्म देता है, व्यक्तिगत मामले के विभिन्न पहलुओं को शासित करने वाला एक धर्मनिरपेक्ष एकता और राष्ट्रीय चेतना की भावना सृजित करेगा। देश की विविधता के विरुद्ध हमने संशय रहा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश में कभी व्यक्तिगत कानून की एकरूपता हो सकती है। राष्ट्रीय सहमति का अभाव। समान नागरिक संहिता अभी भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। अभी भी ऐसे कई संगठन हैं जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पक्ष का समर्थन करते हैं और साथ ही कई धार्मिक नेता समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं। तो आगे की राय क्या है कि आम सहमति का अभाव है, समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती क्योंकि इसके लिए व्यापक सहमति की आवश्यकता है। यहाँ तक कि संविधान सभा की बहस में भी ये उल्लेख किया गया था कि किसी भी समुदाय के प्रबल विरोध की उपेक्षा करते हुए समान नागरिक संहिता लागू करना अविवेकपूर्ण होगा। समान नागरिक संहिता के अनुच्छेद 44 के महत्व के बारे में प्रभावी सूचना, शिक्षा, संचार की कार्यप्रणाली और विषय में राष्ट्रीय सहमति विकसित करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत कानून में सुधार जैसे समान नागरिक संहिता पर आम सहमति के अभाव में भारत के लिए सर्वोत्तम आगे की राय हो सकती है कि व्यक्तिगत कानून की विविधता को तो संरक्षित किया जाए, परंतु साथ ही अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि ये विविधताएं मूल अधिकारों के समक्ष बाधा उत्पन्न न करें। वर्ष 2018 में भारत के विविध आयोग ने एक परामर्श पत्र में उल्लेख किया था कि देश में अभी इस व्यवस्था के समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। देश में अभी इस अवस्था में समान नागरिक संहिता न तो जरूरी है और न ही वांछनीय है। हालांकि अयोग्य विवाह विच्छेद के विषय में कुछ ऐसे उपायों का सुझाव देता है जिन्हें अभी धर्मों के व्यक्तिगत कानून के समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। तो एक ऐसी आदर्श समान नागरिक संहिता को अधिनियमित करने का प्रयास किया जाता है कि भागों को मिलाकर निर्मित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष क्या है? भारत एक पथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्म की स्वतंत्रता हमारी संस्कृति का मूल है, परंतु ऐसी धार्मिक प्रथाएं जो मानव अधिकारों और मानवीय गरिमा को क्षति पहुंचाती हो, इन नागरिक और भौतिक स्वतंत्रता को संकटग्रस्त करती हो, वे स्वायत्तता का नहीं बल्कि उत्पीड़न का प्रतीक है। इसलिए एक ऐसी एकीकृत संहिता आवश्यक है जो लोगों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करे और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा दे।
लोकलिज्म प्रणाली क्या है, सुर्खियों में देखिए। ये उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई 55 नामों की अनुशंसा की स्थिति पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। लंबित 44 नामों की अनुशंसाएं कलकत्ता, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, राजस्थान, पंजाब उच्च न्यायालय में रिक्त पदों को भरने के लिए किया गया था। हालांकि अनुशंसाएं सरकार के पास 7 माह से लेकर 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। शेष नाम कॉलेजियम द्वारा बार बार दोहराए जाने के उपरांत भी सरकार के समक्ष लंबित है। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली क्या है? देखो, संवैधानिक अधिशेष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिससे राष्ट्रपति का प्रयोजनार्थ परामर्श करना आवश्यक समझे, अपने हस्ताक्षर में मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 3 सदस्य उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित निर्णय लेते हैं। 3 न्यायाधीशों के मामले हैं। 3 जजेस केसेस वर्ष 1981 से वर्ष 1998 के बीच सुनाई गई थी, जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली निर्धारित की गई है। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति। कॉलेजियम प्रणाली में निहित मुद्दे। न्यायाधीशों को न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त किया जाना। ये कार्यप्रणाली कार्यपालिका न्यायपालिका मध्य शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस पद्धति का एक शाखा द्वारा दूसरी शाखा पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनाए रखने जाने के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। यही कार्यप्रणाली अन्य शाखाओं पर न्यायाधीशों के वर्चस्व को दर्शाती है। न्याय प्रणाली में भाई भतीजावाद ये दृष्टिगोचर हुआ है कि उच्चतम न्यायालय में कई न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के मध्य रक्त संबंध है। भ्रष्ट आचरण। न्यायपालिका के भीतर भ्रष्ट आचरण और राजनीति व्याप्त है, ठीक है ना। न्यायपालिका के अंदर जो है भ्रष्ट आचरण और राजनीति व्याप्त है, जबकि होना ये चाहिए कि न केवल राजनीतिक प्रभावों से मुक्त हो, अपितु अपने परस्पर संबंधों के प्रभावों से भी मुक्त हो। गुप्त रूप से संचालित होने वाली कार्यप्रणाली। औपचारिक और पारदर्शी प्रणाली के बिना गोपनीय रीति से संपन्न होने वाली कार्यप्रणाली नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में आवश्यकता उत्पन्न करता है। प्रशासनिक बोझ। पृथक सचिवालय न होने और नियुक्त किए जाने के लिए उम्मीदवारों की व्यक्तिगत और पेशेवर पृष्ठभूमि की जांच हेतु एक तंत्र के अभाव के कारण न्यायाधीशों को नियुक्त करने और स्थानांतरित करने का प्रशासनिक बोझ काफी बढ़ जाता है। औसत दर्जे के उम्मीदवार को प्रोत्साहन। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए लिए कुछ न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही उम्मीदवार बनाए जाने के कारण नियुक्ति हेतु सीमित उम्मीदवार ही होते हैं, जिसमें कई प्रतिभाशाली न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की उपेक्षा होती है। संबंधित तथ्य क्या है? जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन (NJAC) 99वें संविधान संशोधन अधिनियम ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित संवैधानिक निकाय के रूप में NJAC गठित किया था। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता था। तो NJAC का जो कॉलेजियम प्रणाली सिस्टम को संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया, क्योंकि ये जो था वो अधिनियम को रद्द कर दिया, क्योंकि अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका तथा न्यायाधीशों के मध्य शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता था, जो संविधान की एक मूल विशेषता है। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली यथावत बनी हुई है। प्रारूप प्रक्रिया ज्ञापन 2016, ड्राफ्ट मेमोरेंडम प्रोसीजर्स 2016। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियां करने के लिए दिशा निर्देश का प्रारूप किया था। हालांकि अभी भी सरकार न्यायपालिका के मध्य इस विषय पर सहमति का अभाव है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम कौन से हैं? सूचना का सार्वजनिक स्पष्टीकरण। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अपनी अनुशंसा के कारणों को व्यक्त करने का निर्णय लिया है, जो न्यायिक नियुक्तियों के विषय में गोपनीयता की स्वीकृति को कम करता है। डेटाबेस को अपडेट किया जाए। संभावित उम्मीदवारों के पूर्ण अवधिक अद्यतन डेटाबेस को जनता के लिए आवश्यक सुलभ बनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक आदान अवमानना और मानहानि तथा गोपनीयता के कानून से नागरिकों को प्रतिरक्षा प्रदान करते हुए भावी नियुक्ति हेतु संक्षिप्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों के संबंध में उनसे विचार मांगे जाने चाहिए। नियुक्ति के लिए मानदंड क्या है? जैसे कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए पात्रता मापदंड।
के निष्पक्ष के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। शक्ति संतुलन क्या है? विधि आयोग ने 2008 से 2009 की रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि संसद को भारत के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्चता को यथावत स्थापित करने वाला कानून पारित करना चाहिए। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भी भूमिका होगी। सरकार की 3 शाखाओं का समावेश हो, न्यायाधीश की चयन प्रक्रिया पारदर्शी निष्पक्ष होनी चाहिए। ये केवल तभी संभव है जब नियुक्तियों की प्रक्रिया में 2 अन्य शाखाओं अर्थात कार्यपालिका और विधायिका को भी शासित किया जाए। यह प्रणाली उम्मीदवारों के विषय में दर्ज की गई सभी सूचनाओं को ध्यान में रखेगी और नियुक्ति के लिए उम्मीदवार अनुशंसा करेगी। यह प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करेगी। देखो, भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट क्या है। देखो, इसमें कहता है कि भारतीय विधि आयोग ने 223वीं रिपोर्ट की अनुशंसा की है। ऐसे में न्यायाधीश जिनके परिचित संबंधी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें इसी उच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। कॉलेजियम विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। न्यायिक नियुक्ति में पारदर्शिता का महत्व क्या है? सत्यनिष्ठा में वृद्धि। पारदर्शिता एक व्यापक सिद्धांत है जो प्रक्रियाओं में सत्यनिष्ठ बढ़ाने के साथ साथ जनता के विश्वास को भी वर्धित करने के लिए आवश्यक होती है। सूचना के अधिकार अधिनियम का अनुपालन। न्यायिक नियुक्तियां करने के लिए निर्धारित मापदंडों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करने के से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 का उद्देश्य और अधिदेश पूर्ण होगा और प्रक्रिया में जनता के विश्वास का सृजन होगा। जवाबदेही को बढ़ावा देता है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार का अंत करना संभव होगा और न्यायिक नियुक्तियों में मनमानी के उच्छेदन से सहायता मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र न्यायमूर्ति कि वाई डी चंद्रचूड़ के अनुसार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति का आधार अवश्य परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि इसे सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका में लोगों का अत्यधिक विश्वास होता है। ये संवैधानिक शासन की विशिष्ट शाखा है। इसे केंद्र राज्य दोनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधानमंडलों द्वारा किए जाने वाले निर्णय का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। ये लोगों के मूल अधिकारों की वास्तविक संरक्षक होती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। हाल ही में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन 2021 GNCTD संशोधन 2021 पारित किया गया था। 239 AA। तो 59वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 293 AA का समावेश किया गया था। इसमें दिल्ली को सभी संघ राज्य क्षेत्रों में से एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद का सृजन किया गया। दिल्ली के विधानसभा का लोकसभा, पुलिस और भूमि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी विषयों पर विधि निर्माण करने की शक्ति है। लोक व्यवस्था भी नहीं कर सकती है दिल्ली, पुलिस भी नहीं रख सकती है और भूमि का भी उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म करने का। इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों है? 2021 के अधिनियम के माध्यम से GNCTD अधिनियम 1991 में संशोधन किए गए। इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली के विधानसभा और उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप कुछ शक्तियाँ एवं दायित्व प्रदान किए गए। इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध को प्रोत्साहित किया गया है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि नियमों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1991 के अधिनियम में कोई संरचनात्मक व्यवस्था नहीं थी। GNCTD अधिनियम 1991 में इस उपबंध को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं थी कि किस प्रकार के प्रस्ताव या विषयों को कोई आदेश जारी करने से पूर्व उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि यह संशोधन माननीय उच्चतम न्यायालय की उस व्याख्या को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है जो उसने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र बनाम भारत संघवाद 2018 में निर्धारित किया था। GNCTD अधिनियम 2021 के बारे में सरकार हो गया। GNCTD संशोधन 2021 और उच्चतम न्यायालय का निर्णय। सरकार का अर्थ क्या? विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का अर्थ उपराज्यपाल होगा। उपराज्यपाल उन मामलों पर मंत्री परिषद की सहायता और परामर्श के लिए बाध्य है जो प्रत्यक्ष रूप से उपराज्यपाल के नियंत्रण में नहीं है। कार्यकारी आदेशों पर उपराज्यपाल की सहमति।
तो मंत्रिमंडल या किसी भी मंत्री या व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णय पर किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पूर्व उपराज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा। पुलिस लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी मामले को छोड़कर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है, परंतु मंत्रिपरिषद के निर्णयों से उपराज्यपाल को अवगत कराना होगा। उपराज्यपाल की पूर्व सहमति प्राप्त करने को अनिवार्य बनाना प्रतिनिधित्व के शासन आदर्शों अधिनियम 239 के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए अपनाए गए लोकतंत्र के विरुद्ध होगा। उपराज्यपाल की पूर्व सहमति प्राप्त करने को अनिवार्य बनाना प्रतिनिधि शासन के आदर्शों और संविधान के अनुच्छेद 239 के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बनाए गए लोकतंत्र के विरुद्ध होगा, कानून के विरुद्ध होगा। निर्वाचित सरकार द्वारा नियम निर्माण। विधानसभा दिल्ली के प्रशासन से संबंधित दिन प्रतिदिन मामलों पर विचार करने का, प्रशासन के संबंध में जांच इत्यादि करने के लिए स्वयं को अपनी किसी समिति को सक्षम करने हेतु कोई नियम नहीं बनाएगी। डीएनसीटीसी अधिनियम 2021 के प्रभावी होने से पूर्व इस प्रावधान का उल्लंघन करके बनाया गया कोई भी नियम अमान्य होगा। इन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित रखने की शक्ति उपराज्यपाल को प्रदान की गई है, जो वर्ष किसी ऐसे मामले में शामिल करे तो जो विधानसभा के पद शक्ति में दायरे से बाहर। अनुच्छेद 239 4 के अंतर्गत यदि एलजी की किसी विषय पर निर्वाचित सरकार से असहमति है तो उसे उस मामले में राष्ट्रपति को प्रेषित करने की शक्ति प्राप्त है। इवोल्यूशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। देखो दिल्ली मेड पार्ट ऑफ सी स्टेट्स हो गया। स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956। दिल्ली बिकम्स ए यूटी टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 59वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्लैक कृष्णा कमिटी रिपोर्ट एंड जीएनसीटी एक्ट 1991 पास हुआ था। लेजिस्लेटिव असेंबली वाज क्रिएटेड विद ऑन इलेक्टेड पीएम, provided for limited representative governments in Delhi through to Metropolitan Council। यह केंद्र सरकार और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के मध्य पूर्ण समन्वय सुनिश्चित करेगा तथा विधायी विषयों में कोई अतिक्रमण नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संपन्न होना चाहिए, साथ ही इसके हितधारकों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व में स्पष्टता से किसी भी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के हितधारकों के लिए राजनात्मक नियम आधारित फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया जाए ताकि केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य किया जा सके। इस कानून से संबंधित मुद्दे क्या हैं? देखो, राज्यपाल को अत्यधिक शक्ति। इस अधिनियम में शक्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मौजूद है। एलजी को वास्तविक शक्ति प्रदान करने का समर्थन किया गया है और इसमें जो है सरकार के प्रतिनिधित्व को कम करना और एलजी के लिए विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के लागू करने की कोई बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सहकारी संघवाद के विरुद्ध। ये कानून केवल सहकारी संघवाद के विरुद्ध है, बल्कि वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल सिद्धांत के भी खिलाफ है। ये मूल सिद्धांत के भी खिलाफ उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बाद 2002 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि विधायिका के पास न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करने की शक्ति नहीं है, केवल उस आधार पर परिवर्तन कर सकती है जिस पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था और एक सामान्य कानून बन सकता है। विधायी व्यवस्था। दिल्ली की निर्वाचित सरकार को एलजी की राय के लिए अंतहीन समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। वह अपने निर्णय को निष्पादित नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से निर्वाचित सरकार निष्क्रिय हो जाएगी। अधिनियम का त्वरित रूप से पारित होना। इस अधिनियम को अति शीघ्रतापूर्ण पारित किया गया है, इसे चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। पुद्दुचेरी का मामला। पूर्व में पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री ने पुद्दुचेरी सरकार के प्रतिदिन के कार्य में एलजी द्वारा लगातार हस्तक्षेप करने और कथित रूप से एक समय अंतराल प्रशासन चलाने का विरोध किया था। पूर्व में पुद्दुचेरी मुख्यमंत्री ने पुद्दुचेरी सरकार के प्रतिनिधि के कार्य में एलजी लगातार हस्तक्षेप करने और कथित रूप से एक समानांतर प्रशासन चलाने का विरोध किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के वर्ष 2017 के स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए निर्णय दिया था कि एलजी को मंत्रिपरिषद की सहायता और सुझाव से कार्य करना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वर्ष 2017 में स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए निर्णय दिया था कि एलजी को मंत्रिपरिषद की सहायता और सुझाव से कार्य करना चाहिए तथा सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 239 संसद को पुद्दुचेरी के लिए कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 239A संसद को पुडुचेरी के लिए कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार संसद ने संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 अधिनियमित किया था। इसके अनुसार पुडुचेरी में राज्य सूची और संवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा में निहित है। आगे की राहें क्या है देखिए। सहमति आधारित दृष्टिकोण क्या है। इस अधिनियम को चयन समिति को प्रेषित किया जा सकता था और कृषि कानून की भांति शीघ्रता से पारित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के विषय में सहमति का समावेश संवाद के साथ साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उच्च सिद्धांतों के अनुरूप ही होना चाहिए। दिल्ली के लिए मिश्रित संतुलन। किसी लोकतंत्र में वास्तविक और अधिकांश शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। दिल्ली के विशेष दर्जे एवं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के होने के मूल सरोकार को ध्यान में रखते हुए एक मिश्रित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में अन्य सिद्धांतों को बरकरार रखना, इस अधिनियम में भागीदारी, परलोक, सहकारी संघवाद, सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और सबसे बढ़कर संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20 के लिए जारी की है। रिपोर्ट में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य क्षेत्र के 2000 से अधिक लोक प्राधिकारियों से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है। इसमें कहता है कि अस्वीकृतियों में प्रगलित रूप से कमी। RTI के आवेदन की स्वीकृति दर से 4.3% तक की गिरावट आई है। यह आयोग की स्थापना के उपरांत सबसे कम स्वीकृति प्रतिशत है। दोनों श्रेणी में अस्वीकृति में वृद्धि हो गया। असंतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर दायर करवाई गई थी। ये सूचना के मंगवाने वाले व्यक्ति उस स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी फर्स्ट अपील अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध CCIC पास द्वितीय अपील दायर करवा सकता है। RTI के कार्यान्वयन में बाधाएं क्या है। जन जागरूकता की कमी होना। RTI अधिनियम की धारा 26 में उपबंध किया गया है कि समुचित सरकार जनता की विशेष रूप से उपेक्षित समुदाय के बारे में समझ में वृद्धि करने के लिए अधिनियम पदस्थ पदाधिकारी का प्रयोग कैसे किया जाए, शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित कर सकेगी और आयोजित कर सकेगी। धारा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अनुच्छेद 21 भारत के नागरिकों को लोक पदाधिकारी द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के बारे में जानने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 यह भारत के नागरिकों को लोक पदाधिकारियों के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के बारे में जानने का अधिकार प्रदान करता है। आवेदन दर्ज करवाने को समानता की जाने वाली बाधाएं। आवेदन दर्ज कराने में सामना की जाने वाली बाधाएं क्या। सूचना की मांग करने वाले के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका का उपलब्ध नहीं होना, मानव आवेदक प्रपत्र का उपलब्ध न होना, लोक सूचना पदाधिकारी और मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं होना, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने से अपर्याप्त प्रयास करना, प्रदत्त सूचना की गुणवत्ता पर निम्न स्तरीय होना, अवसंरचना का अभाव होने तथा RTI अधिनियम का पालन करने के लिए अपर्याप्त प्रक्रियाओं के कारण प्रदत्त कानून तो पूर्ण होती है या उनमें पर्याप्त आंकड़ों का अभाव होता है। रिकॉर्ड निरीक्षण के मामले में की जाने वाली बाधाएं। अधिनियम के अनुसार किसी सूचना को किसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिससे उसकी मांग की गई जब तक कि वह लोक पदाधिकारी के स्रोत की अनुमति रूप से विचलित नहीं कर सकता है। 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान नहीं करना। वर्तमान में अधिनियम के इन महत्वपूर्ण प्रावधानों के पालन से निगरानी हेतु पर्याप्त प्रक्रियाएं मौजूद नहीं हैं। सरकारी अधिकारियों को रिकॉर्ड के रखरखाव की अपर्याप्त प्रक्रियाओं के कारण चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति समर्थनकारी अवसंरचना के अभाव और कष्टप्रद हो जाती है। अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित PIO सर्वप्रथम अपीलीय प्राधिकारी। RTI अधिनियम के संबंध में कुछ निर्णयों को लेकर जागरूकता की कमी के अतिरिक्त इस अधिनियम की गहन समझ का अभाव है। सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, जैसे कि लोक पदाधिकारी को ऐसे पदाधिकारी की संस्था के रूप में
परिभाषित करती है, जिसे संविधान के अंतर्गत या संसद या राज्य द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत और समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत स्थापित किया गया था तथा उसका गठन किया गया। सूचना का अधिकार धारा 2J के अनुसार सूचना का अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी या उसके नियंत्रणाधीन धारित अधिकार अधिकृत है। सूचना के प्रकटन में छूट 8, 9, 10, 11, 24 के अनुसार कुछ सूचनाओं की प्रदायगी कर रोक। जिस सूचना के प्रकटन से भारत की प्रभुता अखंडता हानिकारक रूप से प्रभावित न हो। सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायपालिक न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो, इससे प्रकट से न्यायालय का अवमानना होता है। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल में विशेष अधिकारों का उल्लंघन होता है। सूचना जिसमें वाणिज्य, विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्विक नातेदारी में उपलब्ध सूचना या विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। सूचना जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो। सूचना जिसके प्रकटन से किसी अपराधी की जांच की प्रक्रिया में बाधा आए। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्री परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है, जिसका प्रतिलिपिथिकर कॉपीराइट राज्य के पास न हो। इसके अनुसार सुरक्षा और खुफिया संगठन से संबंधित सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता। RTI की विकासवादी प्रकृति के कारण अधिनियम की व्यापक समझ होना अत्यधिक महत्व प्राप्त करता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के निरंतर नवीन आयाम समाविष्ट होते जा रहे हैं। प्रशिक्षण बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसका कारण मुख्य रूप से प्रशिक्षित किए जाने वाले PIOs की बड़ी संख्या, देखो आधार। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसके तहत आधार से नहीं जोड़े जाने के कारण 3 करोड़ राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांग की है कि जिसके तहत आधार से नहीं जोड़े जाने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? जैसे देखो, उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है कि उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में ये जानकारी दी गई है कि आधार और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर अत्यधिक बल देने से व्यापक पैमाने पर राशन कार्ड अप्रभावी हो गए हैं। ऐसा मुख्य रूप से आइरिस की पहचान में अंगूठे की छाप जैसी जानकारी प्रणाली के प्रचलन तथा आधार पास में नहीं होना, ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्र में इंटरनेट का सुचारू उपयोग नहीं होना आदि के कारण हुआ है। साथ ही संबंधित परिवार को भी इस संबंध में सूचना नहीं दी गई है। आधार के विषय में आधार को बायोमेट्रिक प्रमाणिकता के शिल्पकार के रूप में वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। आधार को बायोमेट्रिक प्रमाणिकता के शिल्पकार के रूप में वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। आधार संख्या 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो सभी भारतीयों को दी जाती है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बायोमेट्रिक के कारण ये विशिष्ट होता है कि जिसके अतिरिक्त उदयी कुछ जननांकीय सूचनाओं का भी संग्रह करता है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड जो ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, परंतु नागरिकों को कल्याणकारी भुगतानों और सामाजिक सेवा प्राप्त करने के लिए इसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। इससे अब तक 125 करोड़ नागरिकों को विशिष्ट डिजिटल पहचान मिली है। वर्ष 2016 में आधार सेवाओं, जिससे कि आधार अधिनियम 2016 के नाम से भी जाना जाता है, पारित करके आधार को विधिक मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के कल्याणकारी कार्यक्रमों के वितरण में आधार के उपयोग को अनिवार्य किया गया। 2018 में उच्चतम न्यायालय ने कुछ चेतावनियों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था और वर्ष 2018 में निर्णय आयकर रिटर्न ITR, आयकर रिटर्न जमा करवाने और अस्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आधार अनिवार्य है। प्रमाणीकरण डेटा के भंडारण की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 6 माह करना होगा। बैंक खाता खुलवाने और मोबाइल फ़ोन कनेक्शन के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। बैंक खाता खुलवाने और मोबाइल कनेक्शन को लेने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। कोई भी कंपनी या निजी संस्थान पहचान के लिए आधार की मांग नहीं कर सकते।
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डेटा के साझाकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगा दी थी। आधार कार्ड कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सब्सिडी की सुविधाओं के साथ लाभ उठाने के लिए अनिवार्य होना चाहिए। इसके अधिनियम की धारा 57 को भी निरस्त कर दिया गया है, जिसमें नियमों और व्यक्तियों की वस्तुओं और सेवाओं के लिए आधार की मांग करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने यह भी मांग की थी कि केंद्र सरकार यथाशीघ्र डेटा सुरक्षा के मजबूत कानून पारित करवाए। आधार से संबंधित चुनौती क्या क्या है? आधार को बायोमेट्रिक प्रमाणिकता के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए एक व्यक्ति की फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन को केंद्रीय डेटाबेस में मौजूद उनकी आधार संख्या से हमेशा मिलान किया जाता है और इसका असाधारण रूप से फोटो प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग होता है, तो इसकी नकल किए जाने की जालसाजी की संभावना बढ़ जाती है, जिसका कारण यह है कि इसमें अन्य फोटो पहचान पत्र की भांति पारंपरिक सुरक्षा विशेषताएं जैसे कि माइक्रोचिप, होलोग्राम या कोई आधिकारिक मोहर नहीं होता। ठीक है ना। निजता की समस्या। आधार के संबंध में कई प्रकार की सुरक्षा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे संबंधित तंत्र कई बार डेटा आंतरिक हिसाब बाह्य दुरुपयोग दोनों के प्रति सुभेद सिद्ध हुआ है। वर्ष 2016 में लगभग 15 लाख पेंशनभोगियों का निजी विवरण झारखंड सरकार की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हो गया था। ये भी पाया गया कि केंद्र सरकार के प्रमुख अभियान स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट में इसके लाभार्थियों के आधार से संबंधित विवरण लीक हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। कई ऐसे उदाहरण प्रकट हुए जिसमें बांग्लादेशी नागरिक के पास आधार के माध्यम से बनाए गए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त हुए हैं। बांग्लादेशी नागरिकों के पास से आधार के माध्यम से बनाए गए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त हुए, जो कि आधार को टैक्स रिटर्न आदि के लिए अनिवार्य बनाया गया। इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसी जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी अधिकारियों को आधार के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत कराना पड़ता है। इससे विभिन्न गैर राज्य अभिकर्ताओं के लिए आधार डेटा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेषकर ऐसे समय में जब कोई भी डेटा हैकिंग अवैध रूप से एक्सेस करने की सूचना नहीं है। तो अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने के कार्य में मूल लाभार्थी सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, विशेषकर सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अत्यधिक वंचित वर्ग है। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में झारखंड में किए गए अध्ययन में यह शंका प्रकट की गई थी कि यहाँ लाभ और सब्सिडी नहीं मिलने के कारण भूखमरी से लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण लाभ के वितरण में विलंब हुआ। आगे की राहें क्या है? जैसे कि विधायी सुधार। भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति पट्टू स्वामी एवं अन्य भारत संघवाद में निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। इसलिए व्यक्तिगत निजता को बनाए रखने के लिए विधायी सुधार आवश्यक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में निम्नलिखित विधायी सुधार आवश्यक हैं, जैसे कि देखो, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2019 एनक्रिप्शन की अनुशंसाओं पर आधारित है। वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की वर्तमान डेटा सुरक्षा योजनाओं में सुधार करना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा शासित होता है। उदय की किसी भी प्रकार से इस दायित्व से कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। आधार उपयोगकर्ताओं को उनके निजी डेटा से संबंधित कोई अपराध होने पर सूचना प्रदान करें। पीड़ित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय भी नहीं जा सकता, क्योंकि आधार अधिनियम की धारा 47(1) के अनुसार उदय के पास निजता के किसी प्रकार के उल्लंघन और अतिक्रमण की स्थिति में शिकायत करने की विशिष्ट शक्ति है। इन कानूनी कमियों को दूर करने में शिकायत निवारण तंत्र और मजबूत होगा। उदय द्वारा अनुरक्षित कोई पहचान डेटा रिपॉजिटरी में समाविष्ट की गई सूचनाओं की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक पहचान की व्यवस्था। आधार और अन्य कानून अधिनियम 2019 में यह उपबंध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रमाणीकरण से मना कर देता है, उस प्रक्रिया से नहीं गुजर सकता है, तो उसकी सेवाएं उपलब्ध कराने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को वैकल्पिक पहचान की अनुमति देनी चाहिए। धोखाधड़ी की समस्या का अन्य प्रमाण पत्रों के उपयोग द्वारा सेवाओं के पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत वितरण के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है। देखो, निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण। हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020। निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
इस अधिनियम में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में निजी नौकरियों में यह अधिनियम 50,000 रुपये प्रति माह तक वेतन वाली नौकरियों के लिए निजी कंपनी को स्थानीय लोगों को हेतु 75% नौकरी आरक्षित करना अनिवार्य बनाता है। ये सभी कंपनियां, सोसाइटियां, न्यासों, फर्मों और 10 या अधिक लोगों को वर्ष की अवधि के लिए नियोजित करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त भर्ती का 10% उस जिले से होना चाहिए जहां कंपनी स्थित है। यह कानून निरीक्षण के माध्यम से नए विनियमों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन को शक्तियां प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2019 के अंत के पश्चात दूसरा राज्य बन गया है। हरियाणा आंध्र प्रदेश के पश्चात दूसरा राज्य बन गया है जहां अधिवास यानी डोमिसाइल के आधार पर स्थानीय नागरिकों हेतु 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कर्नाटक 100%, महाराष्ट्र 80%, मध्य प्रदेश 70% जैसे कई राज्यों ने भी विगत कुछ वर्षों में इसी प्रकार के आरक्षण का प्रस्ताव किया है।